दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईएएस अफसर की कितनी पावर होती है? उन्हें क्या क्या काम दिए जाते हैं? आखिर आईएएस बनते कैसे और कैसे शुरुआत हुई आईएएस पोस्ट की? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया से लेकर फिल्मों तक हर जगह पर आईएएस अफसर ही छाए हुए हैं। कभी कोई अपने बड़े कामों से छा जाता है तो कभी आम इंसान बनकर गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच जाता है। खैर, ये तो वायरल होती हुई खबरें हैं, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि आज के समय में तो हर कैंडिडेट एक आईएएस अफसर ही बनना चाहता है। और इनकी बढ़ती हुई चाहत को देखते हुए कई लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि भैया आईएएस की पोस्ट में ऐसी क्या बात है जो हर नौजवान आईएएस बनने के सपने देखता है। तो चलिए ये जानने के लिए सबसे पहले हम एक आईएएस अफसर क्या होता है ये जानते हैं। दोस्तों, आईएएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, और एक आईएएस अफसर का मतलब कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर होते हैं जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आईएएस के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज में आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स भी होते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी के एग्जाम देते हैं और इस एग्जाम को पार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में 3 तरह के अलग अलग एग्जाम लिए जाते हैं, यानी इसे क्लियर करने के लिए 3 स्टेजेस होती है। पहले तो यूपीएससी प्रीलिम्स, जहां बच्चों को मल्टीपल क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आता है यूपीएससी मेंस। ये एक रिटन एग्जाम होता है। इन सबको क्लियर करने के बाद लास्ट में आपको एक यूपीएससी का इंटरव्यू देना होता है। अब इस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए बच्चों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इस स्टेज तक आते आते 10 लाख बच्चे 100-150 ही रह जाते हैं। इस वजह से इस एग्जाम को इंडिया का सबसे टफ एग्जाम भी कहा जाता है। अब इन तीनों स्टेजेस को पार करने के बाद उन सभी बच्चों को रैंक के हिसाब से बांट दिया जाता है। फिर उनमें से कुछ को रैंक के हिसाब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाती है। बात करें एक आईएएस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की, तो उनका काम होता है सरकार के ब्रांच को सेवा करना। यानी अगर साफ साफ कहा जाए तो जो पॉलिसीज और लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको जनता के लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए आईएएस अफसर को सीधा उन डिपार्टमेंट के ही मिनिस्टर सुपरवाइज करते हैं। जब एक व्यक्ति को आईएएस की सर्विस मिलती है तो उसे सबसे पहले तो सब डिविजनल लेवल पर रखा जाता है, यानी कि उन्हें सब मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी जाती है। जिसके बाद उनके काम और लगन को देखते हुए उनको बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट दे दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ये एक ही होते हैं। जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको भाई यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके साथ ही एक आईएएस अफसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब आपने दोस्तों हर स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तो सुनी ही होगी। ये भी एक आईएएस अफसर ही होते हैं। एक आईएएस अफसर को अपनी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और बिजली और पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज को मैनेज करने का हक होता है। और तो और स्कूल जैसे सभी कामों में सिग्नेचर करने की ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा एक आईएएस को अपने जिले के डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना होता है। इन सब के अलावा एक आईएएस अफसर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 107, 108, 109, 110, 110, 144, 176 के हिसाब से देखा जाए तो आईएएस के पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, उससे रिलेटेड एक्शन लेने तक की पावर भी है। ये तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। एक आईएएस अफसर चाहे तो कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सभी कंस्ट्रक्शन के कामों को भी रोक सकता है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इन सबको ठीक से मैनेज करने का काम भी आईएएस का ही होता है। अब भाई बात करें इनकी पावर की, तो इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर तक भी आईएएस को निकाल नहीं सकता है। ये पावर केवल देश के राष्ट्रपति को ही दी जाती है, क्योंकि इन्हें अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इस बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि जब डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस अफसर कलेक्टर के रूप में काम करता है तो भैया उन्हें राजा के रूप में देखा जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो एक आईएएस अफसर डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एज अ डीएम आईएएस अफसर के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी अपॉइंटमेंट्स की पूरी जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम आपको बता दें, डीएम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ और भी कई डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। इसके अलावा शहर में कर्फ्यू और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए सभी डिसीजंस भी डीएम ही लेते हैं। और तो और पुलिस अफसर के ट्रांसफर के लिए भी डीएम का अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है। इस हिसाब से तो आप समझ ही सकते हैं कि एक आईएएस अपने पूरे जिले के मालिक होते हैं और जिले से जुड़े सभी डिपार्टमेंट्स के डिसीजन भी लेते हैं। दोस्तों, बात करें एक आईएएस अफसर के सिग्नेचर की, तो उनके सिग्नेचर बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। जी हाँ, जब तक आईएएस अफसर एसडीएम के रूप में या फिर कलेक्टर के रूप में काम करते हैं तो उनके एक सिग्नेचर की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे आप मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन कराना है या फिर कोई परमिशन लेनी है, तो यहाँ पर एक आईएएस अफसर के सिग्नेचर बहुत ही अहम होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में पीपल फेस से लेकर हर चीज के बारे में आईएएस अफसर की मानी जाती है। आपको बता दें, जब एक आईएएस अफसर कलेक्टर के रूप में काम करते हैं तब वो पीस कीपिंग बनाने के लिए अपने एरिया के किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीस कीपिंग को बनाए रखने के लिए बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों, एक आईएएस अफसर को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो फैसिलिटी में सबसे पहले आता है उनका शानदार बंगला। आपको बता दें, ये कोई आम या ऐसा वैसा बंगला नहीं होता है, बल्कि ये काफी बड़ा और शानदार होता है।
इस बंगले को देखने भालने के लिए 2 से 3 सर्वेंट्स को भी रखा जाता है, जिनमें से एक तो किचन में काम करने वाला होता है और दूसरा गार्डन की देखभाल करने के लिए माली का काम करता है। इसके अलावा तीसरा घर की सफाई के लिए सर्वेंट रखा जाता है। इस तरह से उन्हें रहने की फैसिलिटी दी जाती है। वहीं हम बात करें एक IAS अफसर को दी जाने वाली सिक्योरिटी की, तो बंगले में रहते हुए अफसर को किसी भी तरह की परेशानी या खतरा नहीं होता है। इनके बंगले में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। इस तरह से एक IAS अफसर को बंगले में पूरी तरह से सेफ रखा जाता है। अब हम बात करें फील्ड में काम करते समय दी जाने वाली फैसिलिटीज के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले उन्हें आने जाने की फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि उनको आने जाने के लिए कार दी जाती है और इसको चलाने के लिए ड्राइवर भी मिलता है। साथ ही आपको बता दें, एक IAS अफसर को 3 गाड़ियां भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो इनके ड्राइवर की पेमेंट होती है ना, वो सरकार की तरफ से आती है और अगर किसी वजह से ड्राइवर नहीं होता है तो उस समय अफसर अपनी मर्जी से किसी को ड्राइवर रख सकता है और उनकी पेमेंट भी सरकार की तरफ से ही दी जाती है। इसके अलावा जब एक IAS अफसर को कहीं आना जाना होता है तो उस टाइम अफसर की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ 1 या 2 गार्ड्स भी होते हैं और कभी कभी इससे भी ज्यादा, और किसी इमरजेंसी आने पर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब बात करें हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज की, तो इसमें होता यह है कि एक IAS अफसर खुद अपनी फैमिली के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे उनकी मम्मी, उनके फादर, बच्चे, पति या पत्नी, उन सभी को सरकार की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो सबको फ्री में ही इलाज मिलता है, तो भाई देखिए, इन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सब के साथ एक IAS अफसर को एजुकेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, यानी अफसर के बच्चों को किसी भी सरकारी स्कूल में बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है और किसी भी तरह के चार्जेस उससे नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि आम बच्चों से छोटे मोटे चार्ज लिए जाते हैं ना, ऐसा कोई भी चार्ज IAS के बच्चों को नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर किसी IAS अफसर का ट्रांसफर होता है तो वो अफसर अपनी फैमिली, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो वो आसानी से फैमिली के साथ जा सकते हैं और इस तरह बच्चों के एजुकेशन में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और साथ ही एक IAS अफसर को घर में रहने के लिए वहाँ यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, फोन का चार्ज, टेलीविजन का चार्ज, यहाँ तक कि वाईफाई का भी पैसा नहीं देना होता, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलता है। अब इतनी सारी फैसिलिटीज के बारे में जानने के बाद कहीं आपका मन भी IAS बनने का तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लगे हाथ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो यार। अब दोस्तों, जब IAS के बारे में बात चल रही है तो भाई इसकी शुरुआत के बारे में भी आप जान ही लीजिए। क्या आपको पता है कि IAS को पहले ICS कहा जाता था? नहीं पता? तो चलिए आपको बताते हैं। ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। मैं आपको बता दूं, यह हमारे देश में अंग्रेजों ने शुरू की थी। जी हाँ, ICS को अंग्रेजों ने 1858 में शुरू किया था। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी हो चुकी है। उस समय की बात करें तो भाई इसमें ब्रिटिशर्स ही बैठ सकते थे, लेकिन फिर समय बदलता गया और इंडियंस को भी इसमें शामिल होने दिया गया। दोस्तों, उस समय पर इस पोस्ट के लिए एग्जाम्स इंडिया से बाहर इंग्लैंड में हुआ करते थे, फिर कुछ समय के बाद ये इंडिया में ही होने लग गए। सबसे खास बात तो यह है कि हमारे देश के नायक सुभाष चंद्र बोस जी भी इस एग्जाम में बैठ चुके हैं और तो और उस समय पर उनके देश में 4th रैंक आई थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस जॉब को त्याग दिया। आज की बात करें तो IAS ऑफिसर्स पूरे देश में हैं, जिनमें से कुछ तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ बाकी मुख्यमंत्री के साथ शामिल हैं। अब आप हमें बताइए कि ये सब जानकर के आप भी IAS बनने की चाहत रख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।